हेलो दोस्तों, तो हम आपके लिए लाए हैं हमारी नई वीडियो जो हमने बनाई है आज रस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। कल क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है हिंदी का, जो उनका फर्स्ट पेपर है। और परसों मतलब नेक्स्ट डे जो है वो 12th वालों का इंपॉर्टेंट पेपर है। 12th वालों को सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है, तो इसलिए हम उनके लिए कुछ ऐसी वीडियो लाए हैं जो 10th वालों के भी काम आए और 12th वालों के काम आए। इसलिए हम चैप्टर्स को जो है हमने हिंदी के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप आपसे जुड़ी हुई वीडियो को देख पाएँ, आपका टाइम भी बचे और जल्दी से आप रिवीजन कर पाएँ। तो जल्दी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबका भला होना चाहिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, तो आप प्लीज़ शेयर करें इसे, लाइक ज़रूर करें सभी और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस। देखो रस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी 12th के लिए भी। रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब अनुभूति मतलब जो आनंद हमें मिलता है ना। जिसको अनुभूति वर्ड अगर याद नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से तो मिलता है, लिख सकते हो आप कि काव्य को देखने, पढ़ने और सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉपर है। और इसकी एक और आपको एग्जाम में डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार आप रस की परिभाषा बताइए। देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। मतलब विभाव होना चाहिए, अनुभाव होना चाहिए और व्यभिचारी मतलब ये जो आपने पढ़ा है संचारी भाव अपन पढ़ेंगे और स्थायी भाव पढ़ेंगे, उन सबको व्यभिचारी भाव के संयोग से, मतलब इन सबको मिलाने से रस की उत्पत्ति होती है। ये डेफिनेशन जरूर याद रखना दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि को दोस्तों पद्य साहित्य का जनक या प्रवर्तक भी माना जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पद्य साहित्य का जनक या प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। दोस्तों कॉपी ज़रूर लेके बैठे, कि कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं दोस्तों, लगभग 40% तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही आ सकते हैं। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएंगे और आपको आपके जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी यहीं से बनने वाले दोस्तों। तो जल्दी देखिए, रस के भेद। रस के भेद या आपसे रस के अवयव पूछे दोस्तों, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, 10 नहीं होते। कई बार बच्चे 10 लिख के आते हैं, वो रस के प्रकार होते हैं दोस्तों। या रस के भेद या अवयव पूछे आपसे तो 4 होते हैं दोस्तों। पहला है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा है अनुभाव दोस्तों। कई बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमको नहीं पता है, या एग्जाम में इनमें लिख के क्या आना है। आपको हो सकता है कि एग्जाम में 3 मार्क्स में स्थायी भाव संचारी भाव के बीच का डिफरेंस पूछ ले कि आप इन दोनों में अंतर बताइए, या फिर विभाव और अनुभाव के बीच का आपसे अंतर एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम स्थायी भाव और संचारी भाव के बीच का जो अंतर है वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका मुख्य अंतर है, ये है आपका स्थायी भाव और ये आपका संचारी भाव। देखिए स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। कितना होता है दोस्तों? एक। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको रस पढ़ाऊंगा, उसके स्थायी भाव बताऊंगा। तो हर रस का एक ही स्थायी भाव होता है दोस्तों। स्थायी मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब एक बार जो मन में भावना आ गई वो हमेशा के लिए वही भाव बन के रह जाती है, तो उसको बोलते हैं स्थायी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है दोस्तों? ये ऐसी भावना होती है जिसका कोई भी भाव पहले से निश्चित नहीं होता है। मतलब ये एक ऐसा रस है, रस के अंदर जो भाव आते हैं ना, स्थायी भाव तो होता है जो एक ही होता है, पर संचारी भाव जो होता है उसका कोई भाव निश्चित पहले से नहीं होता है कि कौन सा होने वाला है। तो लिख रहे हैं क्या आप? प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है पर संचारी भाव निश्चित नहीं होता है। आपका पहला पॉइंट बन गया डिफरेंस का। दूसरा पॉइंट, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10। ये क्या होती है? संचारी भावों की संख्या। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। स्थायी भाव होते हैं 10 प्रकार के, और संचारी भाव जो होते हैं वो हमारे दोस्तों होते हैं 33 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, स्थायी भाव जो रस के प्रकार पढ़ेंगे, हर रस का एक स्थायी भाव होगा, तो जितने रस उतने ही उसके स्थायी भाव। तो 10 रस होते हैं तो स्थायी भाव भी कितने होंगे? 10। और संचारी भाव मैंने बताया कि निश्चित नहीं होते, तो ये होते हैं 33 होते हैं संचारी भाव। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव की तुलना की जाती है दोस्तों एक सरोवर अर्थात तालाब से, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, इसकी तुलना सरोवर तालाब से करते हैं दोस्तों। और संचारी भाव की तुलना हम करते हैं पानी में उठने वाली लहरों से। पानी में उठने वाली लहर, देखते हैं आप पानी में
जब लहरें आती हैं तो लहरें कैसे ऊपर नीचे आती है और शांत हो जाती है, तो ये संचारी भाव भी होता है। ये कभी उत्पन्न होता है, कभी चले जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर चले जाता है, तो पहले से फिक्स्ड नहीं होता है भावना। अगला, स्थायी भाव शीघ्र नष्ट नहीं होते। देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई धारणा बना ली कि वो इंसान बुरा है, तो धारणा इतनी जल्दी जाती नहीं आपके मन से, वो स्थायी भाव बना लेती कभी कभी। वो संचारी भाव क्या होते हैं? ये क्षण क्षण में बनते मिटते हैं। ये भाव ऐसे होते हैं जो पल भर में हमारे मन में आते हैं, पल भर में चले जाते हैं। जैसे अभी आप लोग 10वीं के बाद 11वीं में जाएंगे और 12th वाले बच्चे कॉलेज में जाएंगे, तो बहुत डाउट होता है, कभी इस कॉलेज में जाएं, उस कॉलेज में जाएं, सब्जेक्ट ये लें, सब्जेक्ट वो लें। कई मन में भावना आती है डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर, कभी CA, कभी CS, कभी बैंकिंग की जॉब, कभी पुलिस की जॉब, ऐसी भावना बदलती रहती है मन में, तो संचारी भाव है। और जो भावना एक बार मन में आ गई और स्थायी हो गई, तो वो क्या होता है दोस्तों? स्थायी भाव। ठीक है, जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें एक ही स्थायी भाव होता है, इसमें भाव निश्चित नहीं होता है। स्थायी भाव 10 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। स्थायी भाव की तुलना तालाब से की गई है, संचारी भाव की तुलना पानी में उठने वाली लहरों से की गई है। स्थायी भाव जल्दी नष्ट नहीं होते, संचारी भाव जल्दी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले डिफरेंस की तरफ, जो है हमारा विभाव और अनुभाव में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विभाव और अनुभाव में अंतर क्या है? विभाव स्थायी भाव के कारण को, जिस कारण स्थायी भाव अपने मन में आता है, मान लो आपको किसी से नफरत का भाव आपके मन में आ गया, तो आपको उससे नफरत किस वजह से है, नफरत का कारण क्या है, उस कारण को हम विभाव कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मुझे किसी इंसान से नफरत है या मुझे कुत्ते का डर लगता है, तो वो डर किस वजह से है, उसका कारण क्या है दोस्तों? तो वो कारण ही क्या होगा? हमारा विभाव। और अनुभाव क्या होता है कि जो हमको स्थायी भाव हमारे मन में आ गया, किसी के प्रति हमारे मन में डर आ गया, तो उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव मतलब हमारे चेहरे के हाव भाव। जैसे आपको दिखता है ना, इंसान डर रहा है, पुलिस देखते हो किसी पहचान जाती है चोर को देख के, ये घबरा रहा है पुलिस को देख के, मतलब डर जो है वो उसके मन का स्थायी भाव है, और जो दिखा रहा है वो अनुभाव हो जाता है, और डरने का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? आपका विभाव दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इसको मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। विभाव जिसकी वजह से आपके मन में कोई कारण आ जाता है और वो कारण बन के बैठ जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी व्यक्ति को पानी का डर लगता है, तो क्यों डर लगता है, कारण क्या है उसका? मान लो बचपन में पानी में गिर गया होगा, जब तैरना नहीं आता होगा, तो अभी तक पानी से डर रहा है वो व्यक्ति, तो जो कारण है वो हो जाएगा विभाव। जो भाव मन में आ गया और परमानेंट वहीं टिक गया, जैसे पानी का डर हो गया, वो स्थायी भाव हो गया। और अब क्या है, जब भी पानी में धक्का देने जाओ घबराता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो जो अपने चेहरे के भाव भाव दिखाता है, प्रदर्शित करता है, वो होता है दोस्तों अनुभाव। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, रस का प्रधान कारण। जो भी रस उत्पन्न होते हैं उसका मेन कारण क्या है? विभाव। और रस उत्पन्न होने का गुण को बोलते हैं बेटा सहायक कारण, मतलब सेकेंडरी रीजन क्या है? अनुभाव। फिर विभाव जो होता है भावना के रूप में प्रधान होता है, और अनुभाव जो होता है वो क्रिया प्रधान होता है दोस्तों। क्रिया मतलब काम का प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अंतर आपको एग्जाम में जब 3 नंबर में लिखने को आएंगे तो आपको समय वीडियो बहुत काम आएगी। इन चीज़ों को ज़रूर आप नोट करते चले, या फिर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। एग्जाम में भी इसका रिवाइज कर सकते हैं जाने के पहले, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में रहे, जल्दी रिविजन हो जाए, क्विक रिविजन। आइए देखते हैं हम रस के प्रकार। दोस्तों रस के प्रकार कुल 10 होते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने आपके लिए इनके प्रकार के साथ साथ इनके स्थायी भाव भी लेकर आया हूँ, ताकि आपको इनकी जब परिभाषा लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रकार है श्रृंगार रस। एक बात ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस जो है वो रीति काल के कवियों का प्रमुख रस कहा जाता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपको एग्जाम में रीति काल की विशेषता लिखने को आएगी तो उसमें लिख सकते हैं आप कि रीति काल में प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है उसमें क्या होता है, हम किसी भी स्त्री की, किसी भी वस्तु की, किसी पुरुष की सुंदरता का वर्णन करते हैं। किसका? सुंदरता का, उसके श्रृंगार का वर्णन करते हैं। तो इसका हास्य भाव क्या है? सॉरी, इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों? रति। ठीक है, ये आपके रस हैं और ये है इनके स्थायी भाव, जो एक बार मन में आ जाते हैं तो स्थायी बन के रहते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों हास्य। हास्य रस क्या होता है? जब आप कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो आपको हंसी आती है, हंसने की अनुभूति होती है, आपके मन में हास्य भाव आता है, तो वहाँ पर होता है दोस्तों हास्य रस। तीसरा है दोस्तों करुण रस। जब आपके मन में किसी के प्रति शोक या दुख का भावना आ जाए, मान लो कोई आप काव्य पढ़ रहे हैं और आपको उसमें लग रहा है कि शोक है, मृत्यु समान शोक, या कोई दुर्घटना का शोक, या किसी भी चीज़ की कोई परेशानी, तो जो काव्य को पढ़ के हमें शोक या दुख का अनुभव होता है दोस्तों, वही क्या होता है? करुण रस। इसके बाद वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या था दोस्तों? उत्साह होता है। ये परीक्षा में आपको वीर रस,
हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। इनको आपको अलग से प्रश्न भी बन सकते हैं एग्जाम में कि आपको इन रसों की परिभाषा देना है और उदाहरण सहित देना है दोस्तों। ठीक है, तो श्रृंगार रस में क्या लिखेंगे कि श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस जो है रीतिकालीन कवियों का प्रमुख रस है। इसमें क्या करता है, जो काव्य करता है, जो कवि होता है, वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विशेष की सुंदरता का वर्णन करता है दोस्तों। हास्य रस में आप क्या लिखेंगे कि इसका स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। जब किसी काव्य को या किसी कविता को पढ़कर हमें हास्य की अनुभूति होती है, हंसने की अनुभूति होती है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, किताब में इसके उदाहरण मिल जाएंगे, परीक्षा बोध में, परीक्षा अध्ययन में, या आप जो प्रश्न बैंक पढ़ते हैं, जीपीएच की सीरीज सॉल्व करते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं, आपको इनके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इनके उदाहरण वहाँ से लिख लीजिएगा। करुण रस, देखिए यहाँ पर जब भी शोक प्रकट करेंगे आप, इसका स्थायी भाव शोक होता है दोस्तों। ठीक है, वीर रस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में बहुत बार पूछ चुके हैं, इस बार भी आने के बहुत चांस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है दोस्तों। जब आप कोई काव्य को पढ़ते हैं और आपके अंदर उत्साह की भावना जागृत होती है वीर रस की, जैसे मान लो मैंने बोला बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये क्या होता है, ये इसमें लाइन है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में ही फिर से नई जवानी थी। मतलब ये पढ़ के क्या होता है, हमें थोड़ा आनंद, एक उत्साह की अनुभूति होती है कि नहीं यार ये देशभक्ति की भावना जागृत करती है हमारे मन में, मतलब वहाँ पर वीर रस होता है दोस्तों। ये आप उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास रौद्र रस। देखिए इसका स्थायी होता है क्रोध। क्रोध क्या होता है दोस्तों, जब किसी काव्य को पढ़कर हमें क्रोध की भावना आती है, कोई लाइन पढ़ते हैं हमें क्रोध, गुस्सा आता है हमारे मन में, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है दोस्तों। है ना, ऐसे आपने देखा कि कोई सी अपन माता जी की कहानी या स्टोरीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे लगता है ना कि इनको माता जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने इसका वध कर दिया, कालका माता की स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ जब आप लाइन पढ़ते हैं तो क्या लगता है, क्रोध की भावना, तो उसे बोलते हैं रौद्र रूप। सुना है ना आपने, रौद्र रूप जनरेट हो गया, तो रौद्र रूप। भयानक, भयानक रस का नाम है दोस्तों भय, जो इसका स्थायी भाव है। जब किसी काव्य को पढ़कर आपको डर लगता है, भय की अनुभूति होती है, तो वहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होता है दोस्तों। आगे विभत्स रस, इसको बोलते हैं जुगुप्सा। जब कोई काव्य को पढ़ के आपको कुछ नई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आपको कुछ नया जानना है, कोई नई चीज़ को समझने की इच्छा जागृत होती है, वहाँ होता है दोस्तों विभत्स रस। अद्भुत, जब कोई काव्य को पढ़कर आप एक अपनी दुनिया में खो जाते हैं, विस्मय बोलते हैं ना, आपने पढ़ा है कि हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, हमें बहुत खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये अपने आपने विस्मयादिबोधक चिन्ह भी पढ़े होंगे कि अरे कितना सुंदर वृक्ष है, ओह। जब अपनी भावनाओं को हम प्रकट करते हैं, विस्मय मतलब होता है अद्भुत, कुछ नई चीज़ देखने को मिली। मान लो मैंने आपको बताया कि सीता जी का मुख जो है चंद्रमा के समान ही सुंदर है, बहुत अतुल्य है, तो वो चीज़ क्या होती है, हमको लगता है कि ये कितनी महान चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे हम कुछ नई चीज़ का अनुभव करते हैं। और लास्ट सेकेंड दो है दोस्तों शांत रस। यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों, निर्वेद, शांत। जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं और आपको बिल्कुल शांत फीलिंग होती है, काम संतुष्ट वाली फीलिंग होती है, शांत रस होता है दोस्तों। और लास्ट है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है दोस्तों। ये सूरदास जी जो है आपके, उनका प्रमुख रस है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जवाब होगा सूरदास जी, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना छान रखा है। ठीक है, और बता दूं सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनकी भक्ति जो है वो सखा भाव की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उनकी प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको रस का पूरा ओवरव्यू दे दे, रस के बारे में समझा दे। अगर आपको कोई चीज़ छूट गई हो तो आप प्लीज़ पीछे उसको वापस से वीडियो चला के देख सकते हैं। हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमको छंद के प्रकार और छंद का पूरा डिटेल में समझाएंगे, छंद होते क्या हैं, छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट छंद कौन कौन से हैं। इसमें अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर देख लीजिए। आपको स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर एग्जाम में पूछ सकते हैं, विभाव अनुभाव में अंतर पूछ सकते हैं। आपको किसी भी रस, जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखने को 3 नंबर में आ सकती है दोस्तों। और आपको सीधे रस की परिभाषा और रस के भेद भी लिखने के लिए आ सकते हैं, या आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव 33 होते हैं। तो दोस्तों
अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करा है तो, नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हिंदी की कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। और आगे हमारी एक ग्रैंड वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए शाम तक, जिसमें आपको पूरा 80 मार्क्स का क्लास 10th के लिए स्पेशल वीडियो रहेगी वो, जिसमें कल के बोर्ड एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको एक एक बारीकी समझा जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।